चैप्टर 20 अ वाइल्ड बोर हंट। वह बूढ़ा मालवाहक पिछली शाम देर से कांटों से बने बाड़े तक पहुंचा था। वह हरिद्वार के बाजार से नमक और गुड़ लेकर बद्रीनाथ के आगे के गांव की ओर जा रहा था और उसकी भेड़ों व बकरियों का झुंड भारी बोझ से लदा हुआ था। पिछला पड़ाव बहुत लंबा रहा था, इसलिए वह बाड़े तक इतना देर से पहुंचा कि उसकी कमज़ोर जगहों की मरम्मत नहीं कर सका। नतीजा यह हुआ कि कई बकरियां बाहर निकल गईं और उन्हीं में से एक को आदमखोर ने तड़के सड़क के पास मार डाला। उसके कुत्तों के भौंकने से वह जाग गया। जब उजाला हुआ तो उसने अपनी सबसे अच्छी बकरी, एक सुंदर स्टील ग्रे रंग की, लगभग शेटलैंड टट्टू जितनी बड़ी, को सड़क के किनारे मरा हुआ पाया। उसे आदमखोर ने यूं ही बिना किसी ज़रूरत के मार दिया था। पिछली रात आदमखोर का व्यवहार इस बात का साफ सबूत था कि जब कोई तेंदुआ आदमखोर बन जाता है और वर्षों तक इंसानों के करीबी संपर्क में रहता है तो उसकी आदतें किस हद तक बदल जाती हैं। यह मानना स्वाभाविक था कि जिन ट्रैप में फंसने से आदमखोर को गहरा झटका और ज़बरदस्त डर लगा होगा। 80 पाउंड वजनी जाल को 10 गज तक घसीटना और गुस्से से उसकी दहाड़, ये दोनों ही बातें इसका प्रमाण थीं। सामान्य परिस्थितियों में यह उम्मीद की जाती कि जाल से निकलते ही वह इंसानी बस्तियों से जितना दूर हो सके किसी एकांत जगह में जाकर छिप जाता और कई दिनों तक वहीं रहता, जब तक उसे फिर से भूख न लगती। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके उलट वह साफ तौर पर शव के आसपास ही बना रहा। उसने हमें मचान पर चढ़ते देखा, हमें सो जाने का समय दिया और फिर जांच पड़ताल करने आ गया। हमारे लिए सौभाग्य की बात यह थी कि बॉस्टन ने मचान के चारों ओर तार की जाली लगाकर उसे सुरक्षित कर दिया था, क्योंकि यह कोई अनसुनी बात नहीं है कि आदमखोर तेंदुए उन लोगों को भी मार डालते हैं जो मचान पर बैठकर उन्हें गोली मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज भी मध्य प्रांतों में एक आदमखोर तेंदुआ है जिसने अलग अलग मौक़ों पर 4 भारतीय शिकारियों को मारकर खा लिया था। वे सभी उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी बार जब मुझे उसके बारे में खबर मिली तब तक वह 40 इंसानों की जान ले चुका था और अपने संभावित हत्यारों को ही खा जाने की आदत के कारण वह बड़े सुकून और बेखौफ जीवन जी रहा था। कभी कभी इंसानी आहार के साथ साथ जंगली शिकार और घरेलू जानवरों को भी खाता हुआ। आम के पेड़ तक आने के बाद हमारा आदमखोर गांव के रास्ते से चलता हुआ उस जगह पहुंचा जहां वह रास्ता पगडंडी से मिलता था, वहीं जहां हमने खून का बड़ा तालाब देखा था। उसने दाईं ओर मोड़ लिया और पगडंडी पर लगभग 1 मील चला। उसके बाद वह तीर्थ मार्ग पर 4 मील और आगे बढ़ा, सीधे उस सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में जहां वह अपनी गतिविधियां चला रहा था। रुद्रप्रयाग पहुंचकर वह बाजार की मुख्य गली से होकर गुजरा और आधा मील आगे जाकर निरीक्षण बंगले के फाटक पर ज़मीन खुरचने लगा। पिछली रात की बारिश से सड़क की चिकनी मिट्टी नरम हो गई थी और उसी नरम सतह पर तेंदुए के पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इन निशानों से यह भी स्पष्ट था कि जिन ट्रैप के साथ मुठभेड़ के बावजूद उसके किसी भी अंग को कोई चोट नहीं पहुंची थी। नाश्ते के बाद मैंने फाटक से तेंदुए के निशानों का पीछा शुरू किया और उन्हें सीधे उस मालवाहक के डेरे तक ले गया। सड़क के एक मोड़ से, जो डेरे से लगभग 100 गज दूर था, तेंदुए ने बाड़े से बाहर निकली बकरियों को देख लिया था। वह सड़क के बाहरी किनारे से भीतर की ओर आया और पहाड़ी की ओट में दुबकते हुए चरती हुई बकरियों की ओर चुपके चुपके बढ़ा। उसने स्टील ग्रे बकरी को मार डाला, लेकिन उसका खून तक पीने की जहमत नहीं उठाई और फिर वापस सड़क पर लौट गया। कांटों से बने बाड़े के भीतर मरी हुई बकरी और करीने से रखे गए सामान के ढेर की रखवाली कर रहे थे मालवाहक के 2 भेड़िए कुत्ते। उन्हें मोटे मजबूत खूंटों से भारी लोहे की छोटी छोटी जंजीरों से बांध दिया गया था। ये बड़े काले और ताकतवर कुत्ते हमारे पहाड़ी इलाकों में मालवाहकों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये भेड़ बकरियों को हाँकने वाले कुत्ते उस अर्थ में नहीं होते जैसे ब्रिटेन या यूरोप में पाए जाते हैं। यात्रा के दौरान ये कुत्ते
एड़ी से एड़ी मिलाकर चलते हैं और उनकी जिम्मेदारियां, जिन्हें वे बहुत कुशलता से निभाते हैं, तभी शुरू होती हैं जब डेरा डाला जाता है। रात में वे जंगली जानवरों से शिविर की रक्षा करते हैं। मैंने ऐसे 2 कुत्तों के बारे में सुना है जिन्होंने एक तेंदुए को मार डाला था। और दिन में जब मालवाहक झुंड को चराने ले जाते हैं, तब ये कुत्ते डेरा घुसपैठियों से बचाते हैं। एक घटना दर्ज है जिसमें ऐसे ही एक कुत्ते ने उस आदमी को मार डाला था जो उसके हवाले छोड़े गए डेरा सामान को हटाने की कोशिश कर रहा था। बकरी को मारने के बाद जब तेंदुआ वापस सड़क पर आया, तो मैंने वहीं से उसके पंजों के निशान पकड़ लिए। मैंने गोला बराए से होते हुए और उससे लगभग 1 मील आगे तक उन निशानों का पीछा करता रहा, वहाँ तक जहाँ सड़क को काटती हुई एक गहरी खाई थी जिसमें तेंदुआ ऊपर की ओर चढ़ गया था। आम के पेड़ से लेकर उस खाई तक तेंदुए ने लगभग 8 मील की दूरी तय की थी। शिकार से इतनी दूर, और वह भी बिना किसी स्पष्ट कारण के चला जाना, यह ऐसा काम था जो किसी सामान्य तेंदुए से किसी भी हालात में उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और ना ही कोई साधारण तेंदुआ बिना भूखा हुए बकरी को मारता। उस खाई से लगभग 1/4 मील आगे वही बूढ़ा मालवाहक सड़क किनारे एक चट्टान पर बैठा ऊन कात रहा था और अपने झुंड पर नज़र रखे हुए था जो खुली पहाड़ी ढलान पर चल रहा था। उसने अपनी तकली और ऊन को अपने कंबल नुमा लबादे की बड़ी जेब में रखा, मेरी दी हुई सिगरेट ली और पूछा कि क्या मैं उसके डेरे के पास से होकर आया हूँ। जब मैंने उसे बताया कि मैं वहाँ गया था और देखा था कि उस दुष्ट आत्मा ने क्या किया है, और यह भी जोड़ा कि अगली बार हरिद्वार जाने पर उसे अपने कुत्तों को ऊंट वालों को बेच देना चाहिए, क्योंकि साफ था कि उनमें साहस की कमी है, तो उसने सर हिलाकर मेरी बात सुनने का संकेत दिया। फिर उसने कहा, साहब, तब पुराने लोग भी कभी कभी गलती कर बैठते हैं और उसकी कीमत चुकाते हैं। जैसे कि मैंने आज रात अपनी सबसे अच्छी बकरी खोकर चुकाई है। मेरे कुत्तों में बाघ जैसा साहस है और वे पूरे गढ़वाल के सबसे अच्छे कुत्ते हैं। यह उनका अपमान है कि आप कहें कि वे सिर्फ ऊंट वालों को बचाने के लायक हैं। मेरा डेरा, जैसा कि आपने देखा होगा, सड़क के बहुत पास है। मुझे डर था कि अगर रात में कोई राहगीर उधर से गुजर गया तो मेरे कुत्ते उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने उन्हें हमेशा की तरह खुले छोड़ने के बजाय कांटों के बाड़े के बाहर बांध दिया। आपने नतीजा देख लिया है, लेकिन कुत्तों को दोष मत दीजिए। साहब, मेरी बकरी को बचाने की कोशिश में उनके गलों में पड़े पट्टों ने उनकी गर्दन में गहरे घाव कर दिए हैं, जिन्हें भरने में कई दिन लगेंगे। हम अभी बात कर रहे थे कि गंगा के उस पार पहाड़ी की चोटी पर एक जानवर दिखाई दिया। उसके रंग और आकार को देखकर पहले मुझे लगा कि वह हिमालयी भालू है, लेकिन जब वह नदी की ओर ढलान से नीचे उतरने लगा तो साफ हो गया कि वह एक बड़ा जंगली सुअर है। उस सुअर के पीछे गांव के परियाव कुत्तों का एक झुंड दौड़ रहा था और उनके पीछे पीछे लड़कों और आदमियों की एक भीड़। सबके हाथों में अलग अलग आकार की लाठियां थी। सबसे अंत में एक आदमी बंदूक लिए हुए आ रहा था। जैसे ही वह आदमी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उसने बंदूक तानी। हमें धुएं का एक गुबार दिखा और थोड़ी देर बाद एक पुरानी मुंह से भरकर चलने वाली बंदूक की भारी आवाज़ सुनाई दी। बंदूक की मारक दूरी में उस समय केवल लड़के और आदमी ही थे, लेकिन चूंकि उनमें से कोई भी गिरा नहीं, इसलिए शूटर शायद उन्हें निशाना नहीं बना पाया था। सुअर के सामने एक लंबी घास से ढकी ढलान थी जिस पर इक्का दुक्का झाड़ियाँ उगी थी। घास के नीचे ऊबड़ खाबड़ जमीन थी और उसके नीचे फिर घनी झाड़ियों की एक पट्टी थी जो सीधे नदी तक जाती थी। उस टूटी फूटी ज़मीन पर सुअर ने अपनी बढ़त बना ली थी और सुअर तथा परिया कुत्ते साथ ही झाड़ियों में गायब हो गए। अगले ही पल सारे कुत्ते उस बड़े हल्के रंग के कुत्ते को छोड़कर, जो झुंड का अगुआ था, झाड़ियों से बाहर भागते हुए लौट गए। जब लड़के और आदमी वहां पहुंचे तो वे कुत्तों को फिर से झाड़ियों में घुसने के लिए उकसाने लगे,
लेकिन ऐसा लगता था कि सूअर के दांतों की ताकत को अभी अभी देखकर कुत्ते ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी बंदूक वाला आदमी भी वहां पहुंचा और तुरंत ही लड़कों और आदमियों की भीड़ ने उसे घेर लिया। हम लोग ऊंचाई पर बैठे अपने प्राकृतिक मंच से यह पूरा दृश्य देख रहे थे। बीच में नदी बह रही थी और दूसरी पहाड़ी पर जो कुछ घट रहा था वह हमारे लिए एक मूक चित्र की तरह था। बहते पानी के शोर ने सारी आवाज़ों को दबा दिया था। हमें सिर्फ उस मुंह से भरी जाने वाली बंदूक की भारी सी आवाज़ ही सुनाई दी थी। शिकारी भी कुत्तों की तरह ही झाड़ियों में घुसने से हिचक रहे थे। थोड़ी देर बाद वह अपने साथियों से अलग हो गया और एक चट्टान पर बैठ गया, मानो कहना चाहता हो, मैं अपना सारा काम कर चुका हूं, अब तुम अपना करो। यह दोहरी मुश्किल सामने थी, क्योंकि कुत्ते, चाहे उनमें से कुछ को पीटा भी गया हो, सूअर का सामना करने को तैयार नहीं थे। पहले लड़कों ने और फिर आदमियों ने झाड़ियों में पत्थर फेंकना शुरू किया। इसी दौरान हमने देखा कि सूअर झाड़ियों के निचले सिरे से निकलकर रेत की एक संकरी पट्टी पर आ गया। कुछ तेज कदमों में वह खुले में आया, कुछ सेकंड बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, फिर कुछ और कदम चला, दोबारा रुका और फिर हल्की सी दौड़ के साथ नदी में कूद पड़ा। जंगली सूअर इस प्रजाति के बेहद अच्छे तैराक होते हैं और जैसा आमतौर पर माना जाता है, वे तैरते समय अपने खुरों से अपना गला नहीं काटते। नदी की धारा तेज थी, लेकिन जंगली सूअर से ज़्यादा साहसी कोई जानवर नहीं होता। आखिरी बार जब मैंने उस बूढ़े सूअर को देखा तो वह धारा में लगभग 1/4 मील बह चुका था, लेकिन मजबूती से तैर रहा था और हमारे किनारे की ओर बढ़ रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि वह सुरक्षित हमारे तट तक पहुंच गया होगा। जब वह रेत पर खड़ा था, क्या वह आपके राइफल की मारक दूरी में था साहब? मालवाहक ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। वह दूरी में था, लेकिन मैं गढ़वाल राइफल को लेकर उन जानवरों को मारने नहीं आया हूँ जो अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। मैं यहाँ उसे मारने आया हूँ जिसे तुम दुष्ट आत्मा समझते हो और जिसे मैं एक तेंदुआ जानता हूँ। जैसा आपको ठीक लगे, उसने कहा। और जब जब आप जा रहे हैं और शायद हम फिर कभी ना मिले, तो मेरी दुआएं आपके साथ ले जाइए। समय साबित कर देगा कि आप सही हैं या मैं। मुझे अफसोस है कि मैं उस बूढ़े मालवाहक से फिर कभी नहीं मिला। वह सचमुच एक महान इंसान था, लूसीफर जितना गर्वीला और दिन भर जितना लंबा होता है उतना ही खुश। कम से कम तब जब तेंदुए उसकी सबसे अच्छी बकरियां नहीं मार रहे होते थे और जब उसके कुत्तों की बहादुरी पर सवाल नहीं उठाए जा रहे होते थे।